हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी केम। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड-लुईस चार्जर्स ऑन आइसोथर्म। देखिए, ये फ्रेंड-लुईस चार्जर्स ऑन आइसोथर्म पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टर्म क्लियर कर देता हूं, वो है आइसोथर्म क्या है। देखिए, आइसोथर्म क्या है? आइसोथर्म है कि कोई भी इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर के हम काम कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एडजॉर्प्शन जनरली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर और ये प्रेशर। और भी दो चीजें हैं, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट और नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मगर ये दोनों चीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। देखिए, एक साथ तो दोनों टर्म का जो वेरिएशन है हम देख नहीं सकते, इसलिए हम क्या किए इस कंडीशन में, जो फ्रेंड-लुईस ने क्या किए कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पे आपको प्रेशर का वेरिएशन पता चल जाएगा। वो वाला कंडीशन को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। अगर प्रेशर को आप कांस्टेंट करेंगे तो टेम्परेचर का भी आपको वेरिएशन पता चल जाएगा, उसको बोलेंगे आइसोबार। इसको क्या बोलेंगे? आइसोबार। चलिए, मैं आपको बता दिया थोड़ा आइसोथर्म का टर्म का मीनिंग क्या है। अभी देख लेते हैं फ्रेंड-लुईस ने हमको क्या बोला था। फ्रेंड-लुईस ने बोला था, he gave an empirical relation between amount of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent and pressure at a particular temperature। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक सॉलिड के ऊपर एक गैस एडजॉर्ब होते जा रहा है, उसी का वेरिएशन को हम स्टडी कर रहे हैं। और इस वेरिएशन को वो स्टडी करके क्या देखे? वो देखे कि x बाई एम, इसमें पता होगा कि x क्या है, m क्या है। x बाई एम इक्वल टू होगा क्या? k, और k भी एक यहां पर कांस्टेंट है। p टू द पावर 1 बाई n, ये प्रेशर का 1 बाई n पावर के साथ वेरी करेगा, और इसमें n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 बाई n का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाया करेगा। अब देखिए, क्योंकि 1 से ज्यादा यहां पर अगर डालेंगे तो क्या होगा? ये हमेशा एक फ्रैक्शन में आएगा, और वो फ्रैक्शन लाइज करेगा किसमें? 0 से 1 के बीच में। चलिए, अभी क्या करते हैं, x का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। x इक्वल टू हो गया मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब। इसमें जितना गैस हम ले रहे हैं उसका मास, और m क्या है? मास ऑफ द सॉलिड। और m क्या है? मास ऑफ द सॉलिड। मतलब एक गैस, अगर एक सॉलिड का सरफेस है, उसी के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे एडजॉर्ब हो रहा है, ऐसे एडजॉर्ब हो रहा है। तो इनका जो मास है हम लिए हैं उसको x, और इनका जो मास लिए है इसको लिए हैं हम m। अभी क्या करते हैं, इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे ये वेरी करता है। देखिए, अभी हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ से हमको पूरा डिटेल पे पता चल जाएगा कि इसका प्रेशर के साथ ये x बाई एम कैसे वेरी हो रहा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए वो जो ग्राफ खींचेंगे, इसमें y एक्सिस में हम ले लेंगे x बाई एम, और x एक्सिस में ले लेंगे प्रेशर, और ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखिए, प्रेशर जब बढ़ता जाएगा तो गैस तब एडजॉर्ब होता जाएगा। अगर गैस यहां पर x में m मास ऑफ द गैस है, वो अगर यहां पर बढ़ रहा है तो ये ग्राफ भी बढ़ेगा, मगर ये जो बढ़ता है ये ऐसे शो होगा, ये बढ़ के ऐसे शो होगा। यहां पर ऐसे क्यों ग्राफ आ रहा है? मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इनिशियल स्टेज पे ये तो बढ़ रहा है, थोड़ा लिनियरली चल रहा है, मगर जैसे जैसे हायर प्रेशर आता है ये सैचुरेशन के पास चला जाता है, इसलिए कांस्टेंट हो जाता है। ये इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक सॉलिड का सरफेस ले लेता हूं, यहां पर गैस मॉलिक्यूल से ऐसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। देखिए, गैस मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब होता जाएगा, ये मतलब ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। हायर प्रेशर पे क्या होगा? हायर प्रेशर पे हम जाएंगे जब,
यहाँ पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आर्जर होते होंगे, तो सरफेस ज्यादा नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहां पर सैचुरेशन आ जाएगा, या इसलिए वहां पर सैचुरेशन आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे खींच के देखते हैं तो क्या होगा। देखिए अलग अलग टेम्परेचर का अगर वेरिएशन हम करेंगे, मैं पहले ग्राफ खींच लेता हूं अलग अलग टेम्परेचर पे, तभी आपको समझा दूंगा। देखिए ये मान लीजिए T1 हो गया, T1 टेम्परेचर पे, ये T2 पे हो गया, और ये हो गया आपका T3 पे, ये T3 पे। देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर और T3 टेम्परेचर पे x/m बढ़ता जा रहा है। तो T1 पे कम था, T2 पे ज्यादा हो गया, T3 पे और भी ज्यादा हो गया। मैं आपको एक रिलेशन बताया था कि जितना हायर टेम्परेचर होगा उतना एब्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज करेगा। तो सबसे डिक्रीज यहां पर सबसे कम एब्जॉर्प्शन कहां पे हुआ है, T1 पे। तो T1 आपका सबसे हायर टेम्परेचर है, उसके नीचे वाला जो टेम्परेचर है T2 है, उसके नीचे वाला टेम्परेचर है T3। ये है रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। आपको क्वेश्चन में भी ऐसे दे सकता है कि एक x/m के साथ प्रेशर का एक ग्राफ खींच के वो दे देगा, आपको पूछ लेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। मेरे बात समझ रहे हैं। तो टेम्परेचर का वेरिएशन हमने देख लिया। देखिए अभी हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन हमने देखे उसी को वेरीफाई करेंगे कि ये सच में ओबे हो रहा है कि नहीं ओबे हो रहा है। देखिए वेरीफाई करने के लिए हम इस वाले जो ग्राफ हमने खींचे थे कि x/m के साथ p का ग्राफ से वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन वगैरह का इक्वेशन नहीं है, तो हमको वेरीफाई करने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हमने क्या किया, उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए उसके दोनों साइड पे लग ले लिया, और लग्स का अभी लग लेके उसका एक ग्राफ खींचेंगे, उसी से देखेंगे। मैं इसमें क्या करता हूं, इस इक्वेशन में दोनों साइड पे लग ले लेता हूं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, log x/m इक्वल टू हो गया log k p टू द पावर n, ये हो गया। अभी log x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a इंटू log b। तो ये हो गया log a प्लस log b, log k प्लस log p टू द पावर 1/n। तो इसको अगर हम लिखेंगे log x/m इक्वल टू, ये हो जाएगा log k प्लस 1/n, इधर चला आएगा क्योंकि log a टू द पावर b इक्वल टू b log a, तो log p ये हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम एक ग्राफ खींचेंगे, किसके अंदर के किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे कि log x/m और log p के बीच में, और इसी से उसको वेरीफाई करेंगे। अगर ये वाला इक्वेशन देखिए, ये वाला इक्वेशन आपको क्या दिखता है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि इसमें अगर इसको मैं y लेता हूं, ये mx और ये c है। तो अगर log x/m और log p के बीच में अगर ग्राफ हम खींचते हैं, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये इक्वेशन जो फ्रेंडली चार्जर्सन आइसोथर्म, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम एक ग्राफ खींच लेते हैं, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ये वाला जो होगा log k होगा, क्योंकि ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, और इसका स्लोप क्या होगा, देखिए ये है m, यहां पर 1/n है m, तो इसका स्लोप होगा, ये है उसका स्लोप। तो यहां से मैं आपको बता दिया कि log p के अंदर log x/m का एक ग्राफ खींचने पे आपको क्या मिलेगा। चलिए अभी हम उसमें दो कंडीशन है, इस वाले इक्वेशन पे दो कंडीशन है, उसी कंडीशन को देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा कंडीशन है। अगर मैं 1/n को 0 लिख देता, तो 1/a को 0 में यहां पर अगर पुट कर दूंगा, तो x/m क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू k हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन पे x/m प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, प्रेशर से
इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x/m के ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अभी कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 क्या है? अगर 1/n को मैं 1/n को अगर 1 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर x/m इक्वल टू kp हो जाएगा। मतलब x/m प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे x/m के साथ अगर मैं प्रेशर का ग्राफ खींचूंगा वो ग्राफ ऐसे जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी क्या देखते हैं कि इस फ्रेंडली चार्जेस ऑन आइसोथर्म क्या सोल्यूशन फेज पे भी ओबे करता है। देखिए हमने फ्रेंडली चार्जेशन देख लिया। अभी इस फ्रेंडली चार्जेशन का एक छोटा सा एक्सटेंशन देखेंगे, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। मतलब वहां पर फ्रेंडली चार्जेशन में वो क्या हो रहा था? एक सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहा था। यहाँ पर उस सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। देखिए पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि एक सॉलिड के सरफेस के ऊपर जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको देखने के मिलता है, और बाद में क्या करेंगे कि इसी ऑब्जर्वेशन के साथ जो फ्रेंडली चार्जेशन हमने पढ़े थे पिछले, उसको कंपैरिजन करके एक इक्वेशन निकालेंगे और उसी इक्वेशन का इन्फ्रेंस थोड़ा देखेंगे। देखिए पहले फास्ट वाला ऑब्जर्वेशन, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, और वो भी सॉलिड जो लिक्विड सॉल्यूशन फेज में वो भी दिखा गया आपको। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वो भी आपको बता चुका हूं कि सॉल्यूशन फेज पे भी वो ओबे हो रहा है कि सरफेस एरिया जब जब आप बढ़ेगा आपका एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। और नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ सॉल्यूशन फेज के लिए ही वैलिड है कि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फेज में अगर कोई एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उसमें जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा वो कितना एब्जॉर्ब होगा। मतलब कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। मैं भी पहले आपको बता चुका हूं कोई भी एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा हो ये दोनों चीज के ऊपर जरूर डिपेंड करता है, वो है नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। ये आपको 4 पॉइंट देख लिया। ये जो 3 नंबर पॉइंट है ये सिर्फ सॉल्यूशन फेज के लिए वैलिड है। अब हम क्या करते हैं, इसी जो ऑब्जर्वेशन हम निकाले इसी को फ्रेंडली चार्जेशन में थोड़ा मॉडिफाइड करके डालेंगे। देखिए फ्रेंडली चार्जेशन हमको क्या बोला था, x/m इक्वल टू k p टू द पावर 1/n। देखिए ये सॉल्यूशन फेज है, उसमें प्रेशर का कोई टर्म नहीं है, तो इसी प्रेशर का टर्म को हम कंसंट्रेशन का टर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो सॉल्यूशन फेज के लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू k c टू द पावर 1/n। और अभी देखेंगे इस वाला इक्वेशन क्या इसके लिए वैलिड होगा। अगर वैलिड होने के लिए वही फ्रेंडली चार्जेशन में हम जिस तरह से वेरीफाई किए थे, हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे किसके अंदर, लॉग लेंगे, लॉग लेके ग्राफ खींचेंगे। इसका लॉग ले लेंगे तो लॉग x/m इक्वल टू हो जाएगा हमको लॉग k। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ p फॉर्म में, log k इक्वल टू 1/n log c। अभी हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे log c के साथ log x/m का। अगर ये इक्वेशन हमको एक स्ट्रेट लाइन देता है तो वो इक्वेशन वैलिड कर रहा है। देखिए दिखा गया कि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन केस पे ये एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है और उसका इंटरसेप्ट क्या है, log k, और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा 1/n। तो हम सॉल्यूशन फेज के लिए एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है ये भी देख लिए,
और ये फ्रेंडली चार्जेस हमसे कैसे रिलेट किए ये भी आप देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और खुश रहिए। बाय बाय।